नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में मेयर पद को लेकर फंसे पेच की। उमर खालिद को जमानत नहीं मिलने पर पूर्व सीजेआई के सवाल की। Bail should be the rule and not the exception. देखेंगे केरल में राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर उठाए क्या सवाल। There is a political battle taking place in Kerala, and then there is a ideological and political battle taking place at the national level. एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए क्या निर्देश, जानेंगे शंकराचार्य ने योगी सरकार के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा। किस चीज की परमिशन? माने स्नान जो है परमिशन लेके करना पड़ता है, गंगा स्नान। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। उन्नाव मामले में सजा निलंबित करने की याचिका खारिज। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। दिल्ली पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने किया स्वागत। पिछले 10 साल में 5वां दौरा। राजस्थान एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में कांग्रेस ने लगाए धांधली के आरोप, कहा फर्जी तरीके से जोड़े और काटे गए वोट। ग्रीनलैंड को लेकर नॉर्वे पीएम स्टोर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा खत, कहा मुझे नोबेल नहीं दिया, अब शांति की जिम्मेदारी मेरी नहीं। और शेयर बाजार में गिरावट, 324 अंकों की गिरावट के साथ 83,246 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 108 अंकों की गिरावट के साथ 25,585 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीएमसी में मेयर को लेकर फंसा पेच सुलझता नहीं दिख रहा है। एकनाथ शिंदे की होटल पॉलिटिक्स ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। 2022 की बगावत याद आ रही है, जब इसी तरह से शिंदे ने महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरा दी थी। और अब बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। तो कहां फंसा है मेयर पद को लेकर पेच और क्या है विपक्ष की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। बीएमसी में एक बार फिर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। मेयर पद फंस गया है। एकनाथ शिंदे अपने 29 पार्षदों के साथ बांद्रा के होटल ताज में बंद हो गए हैं। वहीं बीजेपी भी अपने पार्षदों को एकजुट करने की कोशिश में जुट गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि बहुमत किसी का नहीं है, मेयर किसी का भी बन सकता है। राउत का दावा है कि पार्षदों को होटल में बंद करने से कुछ नहीं होता, संपर्क करने के और भी साधन होते हैं। शिंदे ने अपने पार्षद होटल में बंद कर लिए, बीजेपी भी अपने पार्षदों को छुपा रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी और शिंदे की है, तो फिर उनके पार्षदों को डर किससे लग रहा है। राउत जिस डर की बात कर रहे हैं उसे उद्धव ठाकरे ने अब सामने रख दिया है। उन्होंने कहा है कि मेयर हमारी पार्टी का बनेगा, भगवान चाहेगा तो ये जरूर होगा। शिंदे के साथ जो लोग हैं वो पहले ही दल बदल चुके हैं, फिर बदल लेंगे। हमारे ही लोग थे, दबाव में उधर गए थे, इधर भी आ जाएंगे। गौरतलब है कि बीजेपी के बाद बीएमसी में उद्धव की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है। इस बीच 22 जनवरी को मेयर पद को लेकर लॉटरी डाली जाएगी। मेयर पद के लिए आरक्षण तय होगा, जिसके बाद तय होगा कि बीएमसी में मेयर दलित वर्ग से बनेगा या आदिवासी मेयर होगा, या फिर पिछड़ा वर्ग से होगा, या कोई महिला मेयर होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये ही बना हुआ है कि मेयर किस दल का होगा। शिंदे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो 2.5 साल के लिए मेयर पद मांग रहे हैं। इसके साथ ही बीएमसी की जो स्टैंडिंग कमेटियां बनेंगी उसमें भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी शिंदे की डिमांड मानती नहीं दिख रही है। बीजेपी के पास 89 पार्षद हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 114 से 25 कम हैं। वहीं विपक्ष के पास भी 106 पार्षद हैं, जो बहुमत से सिर्फ 8 कम हैं। ऐसे में शिंदे के 29 पार्षद विपक्ष और बीजेपी दोनों के निशाने पर हैं। उद्धव का दावा है कि जो एक बार टूटे हैं वो दूसरी बार भी टूटेगा। अगर ये सच है तो फिर मुंबई में इंडिया गठबंधन का मेयर बन सकता है। बीएमसी में मेयर को लेकर पेच सुलझता नहीं दिख रहा है। मेयर किस दल का होगा, इसे लेकर भी सवाल बने हुए हैं। तो सवाल 6 साल से जेल में बंद उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिलने को लेकर भी उठ रहे हैं। अब पूर्व सीजेआई ने भी इस पर बड़ी बात कह दी है। तो क्या बोले पूर्व सीजेआई, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिलने पर कई सवाल उठ रहे हैं। देश विदेश से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि वो लोग पिछले 5 साल से जेल में हैं। आप ये सुनिश्चित करने के लिए शर्तें लगा सकते हैं कि बेल की शर्तों का गलत इस्तेमाल न हो, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें जल्द सुनवाई का अधिकार है। अगर मौजूदा हालात में जल्द सुनवाई संभव नहीं है तो बेल नियम होना चाहिए, अपवाद नहीं। दोष सिद्ध होने से पहले जमानत एक अधिकार होना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ बेल को जरूरी बताया, साथ ही अपने कार्यकाल के ऐसे उदाहरण भी दिए जहां उन्होंने किसी भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई क्योंकि वो कार्रवाई उन्हें सही नहीं लगी। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं आपको बस 2 उदाहरण देता हूँ। आपने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का नाम तो सुना होगा। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जो सामाजिक परिवेश में सही नहीं माना जाएगा।
गुवाहाटी एयरपोर्ट पर वो गिरफ्तार होने वाले थे। इस दौरान उनके वकील ने कोर्ट में अपील की कि उन्होंने जो कहा वो असभ्य हो सकता है, लेकिन ये गिरफ्तारी का आधार नहीं बन सकता। हमने उन्हें गिरफ्तार होने से बचाया क्योंकि कानून के तहत विपक्ष के नेता का बयान भले ही असामाजिक हो, लेकिन हर असामाजिक बयान अपराध नहीं हो सकता। वैसे आपको बता दें कि जिस मामले का जिक्र पूर्व सीजीआई ने किया वो मामला दिल्ली का है। पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रहे थे, जहां उन्हें कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल होना था और असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। इसके अलावा पूर्व सीजीआई ने दूसरा उदाहरण सोशल एक्टिविस्ट तिस्ता से तलवार का दिया, जिन्हें गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया और सरेंडर करने के लिए रात 12 बजे का वक्त दिया था। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब ये मामला मेरे पास आया, मैंने अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 3 जजों की बेंच गठित की सुनवाई के लिए, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो उन्हें सरेंडर करना पड़ जाता। पूर्व सीजीआई के बयान ने अब उमर खालिद की जमानत पर नई बहस छेड़ दी है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में 7 में से 5 आरोपियों को जमानत तो दे दी, लेकिन शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि ये दोनों करीब 6 साल से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने 1 साल तक जमानत याचिका लगाने पर भी बैन लगा दिया है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का भी कहना है कि इतने लंबे समय तक अगर कोई जेल में बंद है तो उसे जमानत दे देनी चाहिए। पूर्व सीजीआई का ये बयान खालिद और इमाम के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है। तो उम्मीदें कांग्रेस पार्टी ने भी केरल को लेकर बांध रखी हैं, जहां 1 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। राहुल गांधी केरल पहुंचे थे। यहां उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला किया, साथ ही केरल में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केरल के कोच्चि में मरीन ड्राइव पर यूडीएफ के महापंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत कई दिग्गज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच का जमीन आसमान का अंतर साफ है। एक तरफ जहां आरएसएस और भाजपा सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि सारी ताकत एक जगह सिमट कर रह जाए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में है। पार्टी का मानना है कि शक्ति को एक जगह रखने के बजाय उसे आम लोगों और स्थानीय निकायों में बांटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप भाजपा और आरएसएस और कांग्रेस पार्टी के बीच के अंतर को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो सत्ता के केंद्रीकरण के पक्षधर हैं, जबकि हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर हैं। बीजेपी और आरएसएस के एक ही व्यक्ति के पास पूरी ताकत होती है। वो पूरे देश पर अपने आदेश थोपने की कोशिश करते हैं। वो भारत की जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। हमने देखा है कि इस देश में अमीरों के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन गरीबों के लिए क्या किया गया है? ये सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। राहुल गांधी के इस केरल दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। साथ ही इसे 2026 में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अपने इस दौरे में राहुल गांधी ने चुनाव के जीतने के बाद किन मुद्दों पर फोकस करेंगे उसकी चर्चा छेड़ दी है। अपने नेताओं को उन्होंने सलाह दी कि चुनाव जीतने के बाद बेरोजगारी जैसी समस्या पर काम करना है और जनता की जरूरत पर फोकस करना होगा। वहीं अब राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि राहुल ने राज्य की कई समस्याओं पर सवाल उठाए हैं। राहुल के हमलों से बीजेपी घिर गई है तो चुनाव आयोग भी घिरता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया सवालों में है। इसको लेकर सीएम ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। इस दौरान आयोग से ही बड़ी गलती हो गई है, जिस पर सवाल उठ ही रहे थे कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने आयोग को कड़े निर्देश दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की और प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट में टीएमसी की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने लोगों को हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल कई लोगों को लॉजिकल गड़बड़ियों का हवाला देते हुए सुनवाई के लिए नोटिस दिए गए हैं। नाम की स्पेलिंग में फर्क होने पर, माता पिता के साथ उम्र का अंतर 15 साल से कम होने जैसे मुद्दों पर लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। सुनवाई के लिए लोगों को हजारों किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि लॉजिकल गड़बड़ियों को पब्लिश किया जाए। बूथ लेवल एजेंटों को सुनवाई में वोटर्स की मदद करने की इजाजत भी दी जाए, जिससे लोगों को एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने में कोई दिक्कत ना हो। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ कर दिया कि उसकी इस प्रक्रिया के दौरान लोगों को किसी भी तरह का तनाव या असुविधा ना हो। कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि चुनाव आयोग उन लोगों की लिस्ट पब्लिश करे जिन्हें जमा किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का हवाला देते हुए नोटिस भेजा गया है। ये लिस्ट पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में पब्लिश की जाएगी और जिन लोगों को चुनाव आयोग से नोटिस मिले हैं वे अपने डॉक्यूमेंट या आपत्तियां अपने अधिकृत एजेंटों के जरिए जमा कर सकते हैं।
कोर्ट ने यह भी बताया कि माता पिता के नामों में बेमेल या माता पिता के साथ उम्र का कम अंतर जैसी गड़बड़ियों का हवाला देते हुए लगभग 1,25,00,000 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इस प्रक्रिया में कोई कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा न हो। कोर्ट का यह रुख ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। चुनाव आयोग ने सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र बोस को नोटिस भेजकर नागरिकता साबित करने को कहा है, जिसके बाद बवाल मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि अब अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लिए लड़ने वालों को भी भारतीय होने का सबूत देना होगा। ऐसे में चुनाव आयोग बुरी तरह घिरता नजर आ रहा है। एसआईआर पर चुनाव आयोग मुश्किल में दिखाई दे रहा है तो शंकराचार्य के अपमान से योगी सरकार भी फंसती दिखाई दे रही है। इलाहाबाद में संगम स्नान करने जा रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को रोके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार बुरी तरह से गिर गई है। इस बीच खुद शंकराचार्य ने बड़ा बयान दिया है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को रोके जाने से बड़ा बवाल खड़ा हो गया। इस घटना से जनता में तो आक्रोश देखा ही जा रहा है, साथ ही खुद शंकराचार्य भी सरकार के खिलाफ अनशन पर है। 18 जनवरी को शुरू हुआ यह अनशन अभी तक जारी है। इस घटना को लेकर सरकार पर सनातन धर्म के अपमान के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब इस बीच शंकराचार्य ने बयान देकर सरकार को बुरी तरह घेर लिया। शंकराचार्य ने कहा है कि उनकी जान लेने की साजिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने भगदड़ कराकर उन्हें मारने की साजिश की थी। बिना वर्दी के पुलिस वाले उन्हें वहां से ले गए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब वो तभी स्नान करेंगे जब बदसलूकी करने वाले अफसर उन्हें बइज्जत लेकर जाएंगे। उनका कहना है कि पिछले कुंभ में उन्होंने भगदड़ के लिए सरकार को जिम्मेदार बता दिया था और इसलिए उन्हें अपमानित किया गया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल भी जारी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि शाही स्नान करने से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को एक ऐसी सरकार ने रोक दिया जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देती है। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की है। उन्होंने लिखा कि माघ मेला में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु संतों और भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार माफी के लायक नहीं है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में पहले भी इसी सरकार ने विघ्न डाला था। ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या के मौके पर शाही स्नान के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को रोके जाने को लेकर अभी बवाल थमा भी नहीं था और अब नाराज शंकराचार्य ने धरना शुरू कर दिया, जो कि अब तक जारी है। और विपक्ष का आरोप है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म का राग अलापने वाली मोदी सरकार में शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये पूरा मामला कहां जाकर थमता है। शंकराचार्य के आरोप से मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है तो एमपी में मोहन यादव सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने विजय शाह की माफी को ठुकराते हुए उनके खिलाफ केस चलाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो क्या जेल जाएंगे बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्री विजय शाह पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि राज्य सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर 2 हफ्तों में फैसला करना होगा, यानी विजय शाह अब मुश्किलों से घिर गए हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इस मामले में जल्दी एक्शन के निर्देश दिए हैं, उससे साफ है कि अब विजय शाह को बीजेपी सरकार से भी कोई संरक्षण नहीं मिल पाएगा। दरअसल ये मामला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई उनकी एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के नायकों में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ। विपक्ष ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि बीजेपी सरकार ने अब तक ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया और ना ही उनके इस बयान पर कोई सख्त प्रतिक्रिया ही दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विशेष जांच दल ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अंतिम रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। इसके बावजूद राज्य सरकार इस पर कई महीनों से कोई फैसला नहीं ले रही है। एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ अन्य मामलों का भी जिक्र है, जहां शाह ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते में शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला करने के निर्देश दिए। हालांकि इस दौरान मंत्री के वकील ने कोर्ट को बताया कि विजय शाह ने अपना माफीनामा दर्ज करा दिया है, वे जांच में सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इस पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि ये कोई माफीनामा नहीं है, माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। हमने पहले ही इस बात पर टिप्पणी की थी कि किस तरह माफी मांगी जा रही है। अब देखना यह होगा कि विजय शाह के खिलाफ इस मामले में राज्य सरकार क्या कदम उठाती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर साफ हो गई है। जेपी नड्डा की जगह कौन लेगा ये भी तय हो गया है। ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होगा और ऐसा ही होता दिखाई भी दिया है। अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार ने नामांकन किया है। तो कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। नवीन का अध्यक्ष बनना 14 दिसंबर 2025 को ही तय हो गया था। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में नितिन नवीन अकेले उम्मीदवार हैं। उनकी तरफ से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के 3 दर्जन से ज्यादा सेट दाखिल किए गए हैं। हर सेट में 20 प्रस्तावों के साइन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नितिन नवीन के प्रस्ताव बने हैं। नितिन नवीन के नामांकन के समय अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित दूसरे दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन जमा करने का काम पूरा होते ही नामांकन की जांच शुरू की गई, जिसमें नितिन नवीन का नामांकन सही पाया गया। शाम 6 बजे तक नाम वापसी का समय तय किया गया था, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन अकेले उम्मीदवार थे, इसलिए उनके नाम का औपचारिक ऐलान होना ही बाकी रह गया है। 20 जनवरी को सुबह करीब 11:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया जाएगा। नाम की घोषणा के बाद ही पार्टी के हेड ऑफिस में उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेता उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऑफिस लेकर जाएंगे और पद ग्रहण कराएंगे। नामांकन के बाद नितिन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को पहचान है कि कौन व्यक्ति काम करने में सक्षम है। पार्टी ने हीरा चुनकर निकाल लिया। पार्टी के लिए नितिन ने दिन रात मेहनत की, उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल लगभग 3 साल पहले खत्म हो चुका है, लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा था। लेकिन अब पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिलने वाला है। अब देखना ये होगा कि नितिन नवीन अपने इस कार्यकाल में बीजेपी को किन ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।